नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल किताबें बोलती हाय पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों के गहरे सार, ताकि आप अपने जीवन में उन्हें लागू कर सकें और नई ऊंचाइयां छू सकें। आज की किताब है द आर्ट ऑफ रिस्क। रिस्क टेकिंग पर लिखी गई यह पुस्तक बताती है कि जोखिम असल में क्या है, हम उसे क्यों उठाते हैं और कैसे उठाना चाहिए ताकि सफलता के नए द्वार खुल सकें। अपने जीवन, करियर और व्यक्तिगत विकास में आप जिन खतरों को देख देख कर पीछे हट जाते हैं, असल में वही आपको आगे ले जाने की बड़ी सीढ़ी हो सकते हैं, यदि आपने समझदारी और कला के साथ उन पर कदम रखा। इस सार में हम पुस्तक की प्रमुख बातों का विस्तार करेंगे। कैसे जोखिम समझें, उसका आकार घटाएं और उसे हमारे पक्ष में कैसे करें। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे प्रेरणादायक लगा और अगली बार आप किस किताब का सार चाहते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब आरंभ करते हैं। पहला भाग, जोखिम की अवधारणा और उसका मानव मस्तिष्क पर प्रभाव। द आर्ट ऑफ रिस्क की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से होती है, आखिर जोखिम है क्या? आमतौर पर हम जोखिम को किसी ऐसी स्थिति के रूप में देखते हैं जिसमें असफलता का खतरा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है या हमें नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। लेकिन पुस्तक बताती है कि जोखिम का सही अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। जोखिम न सिर्फ नुकसान की आशंका बल्कि उपलब्धि के उस स्तर को भी दर्शाता है जो बिना जोखिम उठाए आपको प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कोई नया काम शुरू करता है, छोटा स्टार्टअप खोलता है या नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग में किस्मत आजमाता है, यह निश्चित रूप से एक जोखिम है, पर उसमें तरक्की और संतुष्टि की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। मानव मस्तिष्क जोखिम का विश्लेषण अलग अलग तरीके से करता है। जब हम किसी अनिश्चित परिणाम वाली स्थिति में होते हैं, हमारा दिमाग लड़ो या भागो की सहज प्रवृत्ति में चला जाता है। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, एड्रेनालिन जारी हो जाता है। यह सब हमें तैयार करता है कि संकट से निपट सकें। पुस्तक में बताया गया है कि जोखिम उठाने की भौतिक और मानसिक प्रक्रिया बैलेंस में होनी चाहिए। यदि हम जरूरत से ज्यादा खौफ में आते हैं तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यदि हम जरूरत से कम सावधानी बरतें तो भी मुसीबत में फंस सकते हैं। सही जोखिम वह है जहां हमारी तैयारी और समझदारी का मेल हो जाता है। दूसरा भाग, सफलता और विफलता की परिभाषाएं। जब हम जोखिम के बारे में सोचते हैं तो साथ में असफलता का डर भी आता है। हम हर कदम पर इस डर से गुजरते हैं कि यदि योजना असफल हो गई तो क्या होगा। द आर्ट ऑफ रिस्क कहती है कि इससे पहले हमें सफलता और विफलता की अपनी परिभाषा साफ करनी होगी। जरूरी नहीं कि असफलता सबके लिए एक सी हो। कुछ लोगों के लिए किसी प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर आना भी विफलता हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए वह खुशी का मौका हो सकता है। इसी तरह कोई अपने क्षेत्र में 10% विकास से ही संतुष्ट हो जाता है, जबकि कोई दूसरा उसी को असफल मानता है। लेखक का मत है कि जोखिम का आकलन इस बात पर भी निर्भर है कि आप सफलता को कैसे देखते हैं। यदि आपकी अपेक्षा अत्यंत ऊंची है तो आपको ज्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। आप उस स्थिति में बड़े लाभ की आकांक्षा रखते हैं, पर विफलता की संभावना भी अधिक है। वहीं यदि आपकी अपेक्षा सीमित है तो आप सीमित जोखिम उठाएंगे। इसलिए पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करिए। क्यों जोखिम उठाना चाहते हैं, कितना ऊंचा लक्ष्य है और विफलता की दशा में कहां तक आप संभाल सकते हैं। यह स्पष्टता आगे की रणनीति निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक नया व्यापार शुरू कर रहे हैं और आपकी परिभाषा में सफलता का अर्थ है कि 6 महीनों में ही बहुत बड़ा मुनाफा आना चाहिए, तो जोखिम भी वैसा ही बड़ा होगा। अगर आप अपने लिए थोड़े लंबे समय का लक्ष्य रखें तो आप कम धन लगाकर चरणबद्ध जोखिम उठा सकते हैं।
यानी जोखिम और उम्मीदों में संतुलन जरूरी है। पुस्तक यही स्पष्ट करती है कि जोखिम प्रबंधन का पहला कदम आंतरिक रूप से सुलझता है। मैं किसे सफलता समझता हूं और कितना सहने के लिए तैयार हूं। तीसरा भाग, जोखिम लेने के पीछे का मनोविज्ञान। द आर्ट ऑफ रिस्क कहती है कि मनोविज्ञान के स्तर पर हर व्यक्ति जोखिम पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। इसका कई पहलुओं से संबंध है। बचपन में मिली सीख, अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं, समाज से मिली प्रेरणा, कुछ हद तक आनुवंशिकी भी। कुछ लोगों के मस्तिष्क में डोपामिन, एड्रेनालिन आदि का संतुलन ऐसा होता है कि वे साहसिक गतिविधियों के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, उन्हें रोमांच मिलता है। दूसरे लोग स्थिरता पर जोर देते हैं। लेकिन यह सब न तो स्थायी है न अपरिवर्तनीय। उचित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी जोखिम समझ, रिस्क इंटेलिजेंस को धीरे धीरे सुधार सकता है। मान लें आप हमेशा सुरक्षित राह चुनते आए हैं। बचपन में परिवार ने आपको समझाया हो कि जोखिम मत लो वरना हार जाओगे। अब आप व्यवसाय या करियर में बदलाव चाहते हैं तो इस आंतरिक डर से संघर्ष करेंगे। किताब बताती है कि इस डर को पहचानना और उससे सकारात्मक ढंग से निपटना सीखना चाहिए। अगर आपका मन बदलते वक्त घबराता है तो आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। इससे मस्तिष्क को यह संकेत मिलेगा कि यह जोखिम बहुत बड़ा नहीं, इसको संभाला जा सकता है। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ेगी और आपका रिस्क स्किल सेट विकसित होगा। चौथा भाग, जोखिम की गणना कैसे करें। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण अध्याय है कि हम जोखिम का मूल्यांकन कैसे करें। यहां कुछ तकनीकें बताई गई हैं जो जानने लायक हैं। पहला, संभावना, प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप खोल रहे हैं तो बाजार रिसर्च करके देखिए, इस सेक्टर में फेल होने की दर कितनी है, सफल होने की क्या दर है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। प्रभाव या इंपैक्ट। यदि नकारात्मक घटना घटित हुई तो उसका प्रभाव कितना गंभीर होगा। क्या आपके सारे संसाधन डूब जाएंगे या सिर्फ कुछ धन ही खतरे में पड़ेगा। यदि नुकसान बहुत भीषण है तो आपको जोखिम लेने से पहले विशेष सावधानी ही नहीं, बैकअप प्लान की भी जरूरत है। नियंत्रण या कंट्रोल। कुछ जोखिम हमारे नियंत्रण में होते हैं, जैसे सड़क पर तेज गाड़ी चलाना। अगर हम हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए हुए हैं तो आशंका कम होती है। उसी तरह व्यवसाय में भी मार्केट ट्रेंड, टीम चयन, व्यापार की प्रक्रिया आदि कुछ सीमा तक हमारे नियंत्रण में होते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था या नीतिगत बदलाव हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। वैकल्पिक मार्ग। जोखिम को कम करने का एक तरीका यह भी है कि हम एकदम से न कूदकर विकल्प खुला रखें। स्टार्टअप का उदाहरण लें। आप अपनी नौकरी के साथ ही छोटा सा प्रयास शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि आपका विचार काम कर रहा है। फिर पूर्ण रूप से उस व्यवसाय में उतरें। यह धीरे धीरे बढ़ने वाली रणनीति आपको बहुत बड़े झटकों से बचा सकती है। पुस्तक इस मूल्यांकन को विस्तृत रूप में समझाती है, साथ ही उधर ध्यान दिलाती है कि कई बार अति विश्लेषण भी बाधा बन सकता है। अगर हम हर पक्ष का एकदम पूर्ण आंकड़ा जुटाने लगें तो शायद कभी कोई निर्णय न ले पाए। एक बिंदु के बाद आपको अपने अंतर्ज्ञान या अनुभव पर भरोसा करने की कला सीखनी होगी। पांचवां भाग, अंतर्ज्ञान और तर्क का संतुलन। द आर्ट ऑफ रिस्क कहती है कि सफल लोग इन दोनों का संतुलन बनाकर चलते हैं। महज आंकड़ों के भरोसे चलना आपको कभी कभी ठंडा और डरपोक बना सकता है। महज भावुक अंतर्ज्ञान भी आपको बेवकूफी भरे फैसले दिला सकता है। इसलिए बीच का रास्ता अपनाना सबसे सही साबित होता है। मान लें आप निवेश करना चाहते हैं। आंकड़े, कंपनी की बैलेंस शीट, उद्योग का रुझान सब कुछ कहते हैं कि अगला साल बढ़िया रहेगा, पर आपको एक हल्की सी शंका है कि अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव आने वाले हैं, जिसके संकेत स्पष्ट नहीं पर महसूस हो रहे हैं। ऐसे में बेहतर होगा आप आंकड़ों से
70-80% सहमत हों, मगर 20-30% अपनी आशंका और अंतर्ज्ञान को भी जगह दें। इससे आप शायद उतना बड़ा निवेश एकाएक न करें, बल्कि किस्तों में करें या थोड़ा कम करें। पुस्तक में कई सफल उद्यमियों और खिलाड़ियों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने अंतर्ज्ञान और विवेक में सामंजस्य रखकर जोखिम उठाया। छठा भाग, असफलता का स्वागत कैसे करें। अक्सर बड़े लक्ष्य, जैसे कोई नई भाषा सीखना, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, स्टार्टअप में हाथ आजमाना, सब में जोखिम है। समय और संसाधन लगेंगे, असफलता का डर होगा, लेकिन इन्हीं चुनौतियों में आपकी असली काबिलियत निखरती है। पुस्तक यह दृष्टिकोण स्थापित करती है कि जोखिम खुद में कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि हमारे विस्तार की स्वाभाविक मांग है। केवल विवेकहीन कदम हमें फंसाते हैं। 12वां भाग, बच्चे, शिक्षा और जोखिम। यह पुस्तक केवल वयस्कों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति को लेकर भी बातें करती है। बचपन से ही अगर हम बच्चों को ग्लास में बंद रखेंगे, यह मत करो, वह मत करो, तो वे बड़े होकर नई संभावना से घबरा सकते हैं। हालांकि हमें उनके साथ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, पर थोड़ा सा जोश और वास्तविक दुनिया का सामना जरूरी है। मान लीजिए एक बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता है। अभिभावकों का दायित्व है कि देखते रहें, कहीं बहुत ऊंचाई पर न जाए, सुरक्षा बनाए रखें, पर उसे शुरुआती 2-3 टहनियों पर चढ़ने से संपूर्ण रूप से मत रोकिए। वह गिर भी सकता है, पर शायद चोट मामूली होगी। उसे चींटी की रफ्तार से सीखने दें। ऐसे अनुभवों से बच्चों में आत्मविश्वास और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। स्कूलों में भी परियोजनाएं, खेलकूद, वाद विवाद जैसी गतिविधियां जोखिम लेने की मानसिकता जगाती हैं। यदि कोई छात्र स्पोर्ट्स में आगे आना चाहता है, तो उसे पता है कि हार भी लगेगी, मांसपेशियों में खिंचाव भी आ सकता है, मगर कुछ न कुछ सीख कर वह आगे बढ़ता रहेगा। इस माहौल में पले बढ़े बच्चे भविष्य में बड़े लक्ष्य पाने के लिए तैयार रहते हैं। 13वां भाग, जोखिम हतोत्साहित करने वाले पहलू। इतना सब जानने के बावजूद कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आसपास बहुत से अवरोधक तत्व होते हैं। 1, पारिवारिक दबाव। माता पिता को लगता है, बेटा कोई रिस्क मत लो, नौकरी कर लो, शादी और सुरक्षित जीवन जियो। 2, सामाजिक मान्यताएं। एक ही क्षेत्र में लगे रहना, नई चीज आजमाने वालों को बागी समझना। 3, आर्थिक सीमाएं, पूंजी न होना, कर्ज का डर। 4, मानसिक अवरोध, मुझे सिफारिश नहीं, पहचान नहीं, कैसे आगे बढ़ूंगा। द आर्ट ऑफ रिस्क में इन सबके उपायों पर चर्चा मिलती है। परिवार के दबाव से निपटने का उपाय है संवाद। खुलकर बात करें कि आप क्यों इस राह पर जाना चाह रहे हैं, जोखिम क्यों जरूरी है, आपका प्लान क्या है। माता पिता की चिंता जायज होती है, तो उन्हें तसल्ली देने के लिए कुछ ठोस रणनीति दिखाएं। सामाजिक मान्यताओं से टकराने के लिए आपको आत्मपोषित विश्वास की जरूरत होगी। आर्थिक सीमाएं हों तो किसी सहयोगी या मेंटर के साथ मिलकर व्यावहारिक वित्तीय प्लान बनाएं। कर्ज हो सकता है, किंतु उसकी चुकौती और उपयोग की स्पष्टता होनी चाहिए। मानसिक अवरोध पर अपने आप को नए तजुर्बों से गुजारें, लोगों से प्रेरणा लें, सफल लोगों के संघर्ष पढ़ें, जिससे आपको लगे यह इतना असंभव भी नहीं। 14वां भाग, कुछ वास्तविक उदाहरण। एक पर्वतारोही सोच लें, एवरेस्ट चढ़ने का ख्याल कितना डरावना हो सकता है, लेकिन पर्वतारोही छोटे छोटे ट्रैक्स से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेनिंग मजबूत करते हैं, एक दिन बड़ा पर्वत चढ़ने का सपना पूरा कर लेते हैं। उन्होंने जोखिम को चरणबद्ध किया और हिम्मत नहीं छोड़ी। स्टार्टअप। बहुत से युवा उद्यमी कॉलेज से निकलकर नया बिजनेस शुरू करते हैं। उन्हें संसाधनों की कमी, स्किल गैप जैसी समस्याएं होती हैं। फिर भी वे ये जरूर तय करते हैं कि पहले एक छोटे प्रोडक्ट से मार्केट को टटोलेंगे, उपभोक्ताओं से फीडबैक लेंगे, निवेशकों से चरणबद्ध धन इकट्ठा करेंगे। ये उनकी गणनात्मक जोखिम की पद्धति है। कलाकार, एक चित्रकार या संगीतकार के लिए बड़ा जोखिम है कि उसकी रचना स्वीकार की जा रही है या नहीं, वह अपनी कला से जीवन यापन कर पाएगा या नहीं। फिर भी वे दिल को लगने वाली कला को वक्त देते हैं। कुछ असफल प्रदर्शनियों के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ते। आगे किसी दिन उनकी कला को पहचान मिलती है।
इन तमाम उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जोखिम की कला वही है, समझदारी, तैयारियां, अनुशासन और हार न मानने की जिजीविषा। पुस्तक बताती है कि इस लॉजिक को किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, क्योंकि जोखिम के मूल सिद्धांत एक जैसे हैं। 15वां भाग, तनाव और दबाव में शांत रहना। जब हम जोखिम लेते हैं तब जीवन में तनाव और दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। हाथ में बड़ी जिम्मेदारी, भविष्य अनिश्चित। द आर्ट ऑफ रिस्क कहती है कि हमें ऐसे में खुद को शांत रखना चाहिए ताकि विवेक से काम ले सकें। योग, ध्यान, सांसों के अभ्यास या नियमित व्यायाम से हमारा शरीर व मन संयमित रहता है। बड़े खिलाड़ियों या कलाकारों को देखिए, प्रतियोगिता के पहले वे ध्यान करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। यह सब उन्हें मानसिक रूप से स्थिर होने में मदद देता है। एक मानसिक अभ्यास यह भी है कि आप सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करके पूछें, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। यह सुनने में नकारात्मक लग सकता है, पर वास्तव में यह तैयारी है। यदि आप संभावित नुकसान या विफलता से मानसिक रूप से तैयारी रखेंगे तो दबाव में ना आकर आप उपाय ढूंढ पाएंगे। यह सोचने से डर या तो कम हो जाता है या दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में अब ब्लैंकेट अंधकार नहीं बल्कि रणनीति होती है। मैं इससे निकलने की कोशिश करूंगा, मेरे पास बैकअप है, मैं यह सीखूंगा। 16वां भाग, दीर्घकालिक नजरिया। जब आप किसी जोखिम को अपनाते हैं तो द आर्ट ऑफ रिस्क आपको दीर्घकालिक नजरिया रखने को कहती है। छोटी अवधि में ही नतीजे मांगना, असफलता से डरना या घबरा जाना जोखिम को लेकर जल्दबाजी पैदा करता है। लेकिन यदि आप सोचें कि मैं अगले 5 सालों में खुद को इस मुकाम पर देखना चाहता हूं, तो आपको आज के संघर्ष से उतना डर नहीं लगेगा। आप जानेंगे कि एक गलती होगी, सीखेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे। यह सब उस यात्रा का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर जो वैज्ञानिक नए आविष्कार में लगे रहते हैं, उन्हें कई वर्षों तक कोई ठोस सफलता नहीं दिखती। फिर एक दिन सब कुछ जुड़ जाता है और आविष्कार सामने आता है। यदि वे हर हफ्ते सोचें कि मेरी रिसर्च से नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, तो वे जोखिम और मेहनत का बोझ उठा ही नहीं पाएंगे। इसलिए लंबा नजरिया रखना बेहद जरूरी है, खासकर जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 17वां भाग, नेटवर्किंग और समर्थन। द आर्ट ऑफ रिस्क में कहा गया है कि लोगों का वृहद नेटवर्क होना, अच्छे सलाहकारों से जुड़ना भी जोखिम के बोझ को बांटने का एक उपयोगी तरीका है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले भी वैसा जोखिम उठाया है, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई अनुभवी व्यक्ति आपकी गलतियों की ओर संकेत कर सकता है कि इस जाल में मत पड़ना, मैंने कभी ऐसा करके डुबान उठाया था। साथ ही जब आप किसी जोखिम पर आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों, परिवार या किसी कम्युनिटी का भावनात्मक समर्थन होने से भी आपका मनोबल बढ़ता है। आप बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं करते। किसी मनोदशा में आप निराश होने लगें, तब एक कॉल, एक मुलाकात या थोड़ी सी सकारात्मक बातचीत आपको फिर से प्रेरित कर देती है। इसलिए सामाजिक या पेशेवर स्तर पर एक मजबूत समर्थन प्रणाली होने से जोखिम लेना आसान हो जाता है। 18वां भाग, आत्मविश्वास की भूमिका। कई बार हमें लगता है कि लोगों में 2 श्रेणी होती है, आत्मविश्वासी और संकोची। लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क का तर्क है कि आत्मविश्वास भी एक कौशल है जो अभ्यास से बढ़ता है। जब आप हर रोज छोटे छोटे चुनौतीपूर्ण काम करते हैं, उनमें सफल होते हैं या सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास आपको बिगर रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम देने पर आपका हौसला और मजबूत हो जाता है। पर सावधानी यह भी जरूरी है कि अधिक आत्मविश्वास कभी कभी ईगो या अतिविश्वास में बदल सकता है। तब आप बिना सत्यापन के कोई भी जोखिम उठा बैठते हैं। इसलिए पुस्तक आपको बार बार चेताती है कि आत्मविश्वास और यथार्थवादी आकलन का तालमेल बनाना जरूरी है, न कम न ज्यादा। दुनिया के बहुत से बड़े सीईओ भी अपनी सफलता के बाद अगर अति विश्वास में आ जाए तो बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इससे उनकी कंपनी डगमगा जाती है। इतिहास में ऐसे कई वाकये दर्ज हैं। 19वां भाग, अनुकूलन एवं लचीलापन। विजुअल स्टॉक फुटेज इलस्ट्रेटिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। अक्सर बड़े लक्ष्य जैसे कोई नई भाषा सीखना, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना, स्टार्टअप में हाथ आजमाना, सब में जोखिम है। समय और संसाधन लगेंगे, असफलता का डर होगा, लेकिन इन्हीं चुनौतियों में आपकी असली काबिलियत निखरती है। पुस्तक यह दृष्टिकोण स्थापित करती है कि जोखिम खुद में कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि हमारे विस्तार की स्वाभाविक मांग है।
केवल विवेकहीन कदम हमें फंसाते हैं। 12वां भाग, बच्चे, शिक्षा और जोखिम। ये पुस्तक केवल वयस्कों के लिए नहीं बल्कि बच्चों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति को लेकर भी बातें करती है। बचपन से ही अगर हम बच्चों को ग्लास में बंद रखेंगे, यह मत करो वह मत करो, तो वे बड़े होकर नई संभावना से घबरा सकते हैं। हालांकि हमें उनके साथ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, पर थोड़ा सा जोश और वास्तविक दुनिया का सामना जरूरी है। मान लीजिए एक बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता है। अभिभावकों का दायित्व है कि देखते रहे, कहीं बहुत ऊंचाई पर न जाए, सुरक्षा बनाए रखें, पर उसे शुरुआती 2-3 टहनियों पर चढ़ने से संपूर्ण रूप से मत रोकिए। वह गिर भी सकता है, पर शायद चोट मामूली होगी। उसे चींटी की रफ्तार से सीखने दें। ऐसे अनुभवों से बच्चों में आत्मविश्वास और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। स्कूलों में भी परियोजनाएं, खेलकूद, वाद विवाद जैसी गतिविधियां जोखिम लेने की मानसिकता जगाती हैं। यदि कोई छात्र स्पोर्ट्स में आगे आना चाहता है तो उसे पता है कि हार भी लगेगी, मांसपेशियों में खिंचाव भी आ सकता है, मगर कुछ न कुछ सीख कर वह आगे बढ़ता रहेगा। इस माहौल में पले बढ़े बच्चे भविष्य में बड़े लक्ष्य पाने के लिए तैयार रहते हैं। 13वां भाग, जोखिम हतोत्साहित करने वाले पहलू। इतना सब जानने के बावजूद कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आसपास बहुत से अवरोधक तत्व होते हैं। 1. पारिवारिक दबाव। माता पिता को लगता है बेटा कोई रिस्क मत लो, नौकरी कर लो, शादी और सुरक्षित जीवन जियो। 2. सामाजिक मान्यताएं, एक ही क्षेत्र में लगे रहना, नई चीज आजमाने वालों को बागी समझना। 3. आर्थिक सीमाएं, पूंजी न होना, कर्ज का डर। 4. मानसिक अवरोध, मुझे सिफारिश नहीं, पहचान नहीं, कैसे आगे बढ़ूंगा। द आर्ट ऑफ रिस्क में इन सबके उपायों पर चर्चा मिलती है। परिवार के दबाव से निपटने का उपाय है संवाद। खुलकर बात करें कि आप क्यों इस राह पर जाना चाह रहे हैं, जोखिम क्यों जरूरी है, आपका प्लान क्या है। माता पिता की चिंता जायज होती है तो उन्हें तसल्ली देने के लिए कुछ ठोस रणनीति दिखाएं। सामाजिक मान्यताओं से टकराने के लिए आपको आत्मपोषित विश्वास की जरूरत होगी। आर्थिक सीमाएं हों तो किसी सहयोगी या मेंटर के साथ मिलकर व्यावहारिक वित्तीय प्लान बनाएं। कर्ज हो सकता है किंतु उसकी चुकौती और उपयोग की स्पष्टता होनी चाहिए। मानसिक अवरोध पर अपने आप को नए तजुर्बों से गुजारें, लोगों से प्रेरणा लें, सफल लोगों के संघर्ष पढ़ें, जिससे आपको लगे यह इतना असंभव भी नहीं। 14वां भाग, कुछ वास्तविक उदाहरण। एक पर्वतारोही सोच ले, एवरेस्ट चढ़ने का ख्याल कितना डरावना हो सकता है, लेकिन पर्वतारोही छोटे छोटे ट्रैक्स से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेनिंग मजबूत करते हैं। एक दिन बड़ा पर्वत चढ़ने का सपना पूरा कर लेते हैं। उन्होंने जोखिम को चरणबद्ध किया और हिम्मत नहीं छोड़ी। स्टार्टअप, बहुत से युवा उद्यमी कॉलेज से निकलकर नया बिजनेस शुरू करते हैं। उन्हें संसाधनों की कमी, स्किल गैप जैसी समस्याएं होती हैं। फिर भी वे ये जरूर तय करते हैं कि पहले एक छोटे प्रोडक्ट से मार्केट को टटोलेंगे, उपभोक्ताओं से फीडबैक लेंगे, निवेशकों से चरणबद्ध धन इकट्ठा करेंगे। यह उनकी गणनात्मक जोखिम की पद्धति है। इन तमाम उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जोखिम की कला वही है, समझदारी, तैयारियां, अनुशासन और हार न मानने की जिजीविषा। पुस्तक बताती है कि इस लॉजिक को किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है क्योंकि जोखिम के मूल सिद्धांत एक जैसे हैं। 15वां भाग, तनाव और दबाव में शांत रहना। जब हम जोखिम लेते हैं तब जीवन में तनाव और दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। हाथ में बड़ी जिम्मेदारी, भविष्य अनिश्चित। द आर्ट ऑफ रिस्क कहती है कि हमें ऐसे में खुद को शांत रखना चाहिए ताकि विवेक से काम ले सके। योग, ध्यान, सांसों के अभ्यास या नियमित व्यायाम से हमारा शरीर व मन संयमित रहता है। बड़े खिलाड़ियों या कलाकारों को देखिए, प्रतियोगिता के पहले वे ध्यान करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। यह सब उन्हें मानसिक रूप से स्थिर होने में मदद देता है। एक मानसिक अभ्यास यह भी है कि आप सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करके पूछें, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। यह सुनने में नकारात्मक लग सकता है, पर वास्तव में यह तैयारी है। यदि आप संभावित नुकसान या विफलता से मानसिक रूप से तैयारी रखेंगे तो दबाव में ना आकर आप उपाय ढूंढ पाएंगे। यह सोचने से डर या तो कम हो जाता है या दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में अब ब्लैंकेट अंधकार नहीं बल्कि रणनीति होती है।
मैं इससे निकलने की कोशिश करूंगा, मेरे पास बैकअप है, मैं यह सीखूंगा। 16वां भाग, दीर्घकालिक नजरिया। जब आप किसी जोखिम को अपनाते हैं तो द आर्ट ऑफ रिस्क आपको दीर्घकालिक नजरिया रखने को कहती है। छोटी अवधि में ही नतीजे मांगना, असफलता से डरना या घबरा जाना जोखिम को लेकर जल्दबाजी पैदा करता है। लेकिन यदि आप सोचें कि मैं अगले 5 सालों में खुद को इस मुकाम पर देखना चाहता हूं, तो आपको आज के संघर्ष से उतना डर नहीं लगेगा। आप जानेंगे कि एक गलती होगी, सीखेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे, यह सब उस यात्रा का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर जो वैज्ञानिक नए आविष्कार में लगे रहते हैं, उन्हें कई वर्षों तक कोई ठोस सफलता नहीं दिखती। फिर एक दिन सब कुछ जुड़ जाता है और आविष्कार सामने आता है। यदि वे हर हफ्ते सोचें कि मेरी रिसर्च से नतीजा क्यों नहीं निकल रहा, तो वे जोखिम और मेहनत का बोझ उठा ही नहीं पाएंगे। इसलिए लंबा नजरिया रखना बेहद जरूरी है, खासकर जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 17वां भाग, नेटवर्किंग और समर्थन। द आर्ट ऑफ रिस्क में कहा गया है कि लोगों का वृहद नेटवर्क होना, अच्छे सलाहकारों से जुड़ना भी जोखिम के बोझ को बांटने का एक उपयोगी तरीका है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले भी वैसा जोखिम उठाया है, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई अनुभवी व्यक्ति आपकी गलतियों की ओर संकेत कर सकता है कि इस जाल में मत पड़ना, मैंने कभी ऐसा करके डूबान उठाया था। साथ ही जब आप किसी जोखिम पर आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों, परिवार या किसी कम्युनिटी का भावनात्मक समर्थन होने से भी आपका मनोबल बढ़ता है। आप बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं करते। किसी मनोदशा में आप निराश होने लगें, तब एक कॉल, एक मुलाकात या थोड़ी सी सकारात्मक बातचीत आपको फिर से प्रेरित कर देती है। इसलिए सामाजिक या पेशेवर स्तर पर एक मजबूत समर्थन प्रणाली होने से जोखिम लेना आसान हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि लोगों में 2 श्रेणी होती है, आत्मविश्वासी और संकोची। लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क का तर्क है कि आत्मविश्वास भी एक कौशल है जो अभ्यास से बढ़ता है। जब आप हर रोज छोटे छोटे चुनौतीपूर्ण काम करते हैं, उनमें सफल होते हैं या सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास आपको बिगर रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम देने पर आपका हौसला और मजबूत हो जाता है। पर सावधानी यह भी जरूरी है कि अधिक आत्मविश्वास कभी कभी ईगो या अतिविश्वास में बदल सकता है। तब आप बिना सत्यापन के कोई भी जोखिम उठा बैठते हैं। इसलिए पुस्तक आपको बार बार चेताती है कि आत्मविश्वास और यथार्थवादी आकलन का तालमेल बनाना जरूरी है, न कम न ज्यादा। दुनिया के बहुत से बड़े सीईओ भी अपनी सफलता के बाद अगर अतिविश्वास में आ जाए तो बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इससे उनकी कंपनी डगमगा जाती है। इतिहास में ऐसे कई वाकये दर्ज हैं। 19वां भाग, अनुकूलन एवं लचीलापन। यही तो जीवन का निचोड़ है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासरत रहे। अगर डर ही हर कदम रोक दे तो हम क्षमताओं को कैसे आजमाएंगे। यह याद रखिए कि दुनिया की बहुत सी महान खोजें, आविष्कार, कलाकृतियां, बिजनेस सब जोखिम की नींव पर बने हैं। आपने जब साइकिल चलाना सीखा तब भी थोड़ी चोट का जोखिम था, मगर आज आप उसे सहजता से चलाते हैं। ठीक इसी तरह जीवन के बड़े आयामों में भी प्रथम बार में डर लगता है, लेकिन फिर वह आपका नया स्वभाव बन जाता है। तो दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ रिस्क का सार, जिसे आप सुन रहे थे हमारे चैनल किताबें बोल्टी हाई पर। आशा है कि इस किताब ने आपको प्रेरित किया होगा कि जोखिम लेना किसी जुए की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह है जिसमें तर्क, भावना, मानसिक तैयारी और अनुशासन का संतुलन चाहिए। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ ही अगली बार किस किताब का सार चाहते हैं, यह भी लिखना न भूलें। कृपया हमारे चैनल किताबें बोल्टी है को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप तक इसी तरह और भी प्रेरक किताबों के सार पहुंचते रहे। याद रखिए, एक छोटा सा रिस्क कभी कभी आपके जीवन को बड़े बदलावों की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद।